नमस्ते बच्चों। सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। विद्या शक्ति के क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। जो हमारा 15वां चैप्टर है, कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो कार्बन क्या हो, कार्बन किस प्रकार का तत्व होता है? क्या आपको कार्बन के बारे में कुछ पता है बच्चों? ये मुझे कार्बन के बारे में क्या आप कुछ जानते हैं? जानते हैं तो जरूर बताइए। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में आपके आंसर्स देखूंगी। ठीक है, आप मुझे बताइए कि कार्बन क्या होता है, उसका प्रतीक क्या होता है, ये सभी आपने मुझे बताना है। ठीक है, चलिए। तो सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो CS बोरखला बदावा ने कहा है, सी करके लिखा है उन्होंने। बहुत बढ़िया, तो वही से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। तो कार्बन का प्रतीक जो होता है ना बेटा, कार्बन का प्रतीक सी होता है ना। अंग्रेजी में सी लेटर होता है। अब देखो बच्चों, अब तक जो ज्ञात 111 तत्व है, ठीक है, अब तक ज्ञात 111 तत्व है। तो उनमें प्रकृति से प्राप्त किए जाने वाले 92 तत्वों में कार्बन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि कार्बन का प्रतीक सी होता है। तो ये जो कार्बन शब्द है, ये कौन सी भाषा से लिया गया है आप जानते हो? कार्बन, यस, कार्बा इज ब्लैक, वेरी गुड। यूपीएस सायरा गोपालपुर से कहा है, यस। तो आप मुझे बता सकते हैं ये जो कार्बन शब्द है ये कौन सी भाषा से ली गई है? कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड। कार्बन शब्द जो है वो लैटिन भाषा से ली गई है ना। लैटिन भाषा से ली गई है। तो इस शब्द का अर्थ है कार्बो। कार्बो वर्ड से ये लिया गया है। इसका अर्थ होता है कोल। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? कोल होता है। अब बेटे यहां पर आप क्या देख रहे हो? यहां पर एक सारणी देख रहे हो, इस तरह से एक सारणी दिखाई पड़ रही है, एक टेबल दिखाई पड़ रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? इसको क्या कहते हैं सारणी को? यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है पीरियोडिक टेबल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल को क्या कहते हैं इसको? शाबाश, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं आवर्त सारणी। क्या कहते हैं बेटा इसको? आवर्त सारणी कहते हैं, है ना। तो ये जो आवर्त सारणी है या पीरियोडिक टेबल है, ये क्या होता है? ये तत्वों की एक विशेष तालिका होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तत्वों के नाम, यहाँ पर उनके संकेत यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। तो आवर्त सारणी एक ऐसी सारणी है जहां पर तत्वों की एक विशेष तालिका होती है, जिसमें सभी तत्व की एक निश्चित क्रम होती है। सभी तत्वों की क्या होती है बेटा? एक निश्चित क्रम होती है। ठीक है। अब आपने मुझे बताया इसका संकेत, कार्बन का संकेत सी होता है। अब मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि इसकी जो परमाणु क्रमांक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? कोई बता सकता है मुझे? कार्बन का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर क्या है? मैं देखती हूँ किसी ने आंसर दिया है। वेरी गुड, 6, है ना। कॉम्पोजिट स्कूल गहुरा ने कहा है 6। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। 1 2 3 4 5 6 ये रहा, है ना। तो ये हमारा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है ना। अब बेटा आपने हाइड्रोजन के समस्थानिकों के बारे में सीखा है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिकों के बारे में हमने पढ़ा है, बताइए आप लोग? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिकों के बारे में हमने सीखा है? उसके 3 इंपॉर्टेंट समस्थानिकों के नाम हमने सीखे हैं, बताइए। जल्दी जल्दी से बोलिए। बहुत बढ़िया, जल्दी से बोलिए। हाइड्रोजन के कितने, देखो हाइड्रोजन के बारे में हमने सीखा है ना। हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के, सॉरी, कितने समस्थानिकों के बारे में हमने सीखा है, बताइए। बोल सकता है मुझे कोई? बता सकता है? हमने क्या क्या सीखा है? प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, है ना। ऐसे 3 परमाणुओं, 3 जो है समस्थानिकों के बारे में जो हमारे किसके बारे में सीखा है हमने? हाइड्रोजन के बारे में सीखा है ना। बहुत बढ़िया। कॉम्पोजिट स्कूल गर्ल ने कहा PDT, कहा है उन्होंने, शॉर्ट फॉर्म में दिया है ना। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम के बारे में। क्या आप मुझे कार्बन के 3 समस्थानिकों के नाम बता सकते हैं?
कार्बन के 3 समस्थानिकों को आप हम बनाएं, जरा बना के देखें। चलिए बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर आप देखिए कार्बन परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। इसीलिए इसके सभी समस्थानिकों में 6 प्रोटॉन, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है, 6 प्रोटॉन है। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 प्रोटॉन है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। अब बताइए मुझे, हम इसके समस्थानिक कैसे बनाएंगे। देखो, अगर हम इसमें 6 न्यूट्रॉन्स मिलाते हैं, ठीक है, इसके साथ हम 6 न्यूट्रॉन्स को जोड़ते हैं, ओके। अगर हम 6 न्यूट्रॉन्स को जोड़ेंगे तो ये देखिए बेटा, ये क्या बन गया, C12 6, ठीक है, क्या बन गया ये, C12 6। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि ये जो समस्थानिक बना है कार्बन का, इसको हम C12 कहेंगे, है ना। तो ये जो C12 है, इसमें कितने का प्रोटॉन है बेटा, 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 6 है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 6 है ना। तो ये एक समस्थानिक बन गया कार्बन। बहुत बढ़िया। चलिए, अगर हम इसमें एक और न्यूट्रॉन जोड़ते हैं, जोड़ा हमने, यहां पे देखिए कार्बन 13 बन गया ये, है ना, कार्बन 13, ये भी कार्बन का एक समस्थानिक है, ठीक है, ये भी कार्बन का एक समस्थानिक है। तो इसमें आप मुझे बताइए कितने प्रोटॉन्स की संख्या है, 6 प्रोटॉन्स की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, इसमें 7 है ना, है कि नहीं। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, आप बताएंगे मुझे, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, बताइए, जल्दी जल्दी से बोलिए। बहुत बढ़िया। तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 13 है ना। द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 13। कॉम्पोजिट स्कूल गहुरा के बच्चे बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से मुझे आंसर कर रहे हैं। अब बेटा एक और न्यूट्रॉन इसमें लेकर आते हैं, लेकर आ गए, ठीक है। अब क्या मुझे बता सकते हैं, ये कार्बन 14 है, भी कार्बन का एक समस्थानिक है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। वेरी गुड, बढ़िया, बहुत अच्छे। कॉम्पोजिट स्कूल गहुरा, कॉम्पोजिट स्कूल सॉरी यूपीएस सायरा गोपालपुर, और यूपीएस भोरकला, उन सभी ने जो है पहले वाले जो हमारे समस्थानिक कार्बन 13 के बारे में बताया है। और अभी हमने क्या किया है, कार्बन 14 बनाया है ना, यहाँ पर कार्बन 14 बनाया हमने, जो कार्बन का एक समस्थानिक है। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 न्यूट्रॉन्स है। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 6 है ना। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी बेटा, बताइए, कितनी होगी द्रव्यमान संख्या, 14। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने देखा अभी 3 जो है कार्बन के समस्थानिकों के बारे में हमने देखा। कार्बन के जो कार्बन तत्व है उसका संकेत C है, उसकी परमाणु क्रमांक 6 है, ये हमने देख लिया। तो इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, अब हम कार्बन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बेटा कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, और कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कार्बन एक अधातु तत्व है। कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु तत्व है। सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो कार्बन क्या है बेटा, एक अधातु तत्व है ना। चलिए, अब देखते हैं कार्बन के बारे में। और यह प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और हमारे जीवन का आधार है। अब इसको हम जीवन का आधार क्यों कहते हैं बेटा, कार्बन को आप जानते हैं क्या। देखो कार्बन का प्रतीक कितना है, क्या है, कार्बन का प्रतीक C है ना, देख रहे हो आप लोग। तो कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है ना। हम कैसे लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा, कैसे लिखते हो आप कार्बन डाइऑक्साइड को,
कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना, CO2। कैसे लिखते हो? कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 करके लिखते हो ना, तो ये क्या है? ये कार्बन का रूप है ना? तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये पाया जाता है। और हमारे शरीर में, हमारे भोजन में, हमारी हड्डियों में, हमारी कोशिकाओं में, हमारे शरीर के हर अंग में कार्बन तत्व जो है पाया जाता है। प्रकृति में कैसे? कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, इन सभी वस्तुओं में भी कार्बन की मात्रा होती है। हीरा और ग्रेफाइट में भी कार्बन के ही रूप है, ठीक है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के रूप माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन जीवन का आधार है। क्योंकि हर कहीं पर भी, जहां पर भी हम देखते हैं, हम जो चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल खाते हैं बेटा, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना? उसमें क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये सब किसके रूप है? ये सब कार्बन के रूप है। दूध, दही, प्रोटीन और वसा, है ना? तो दूध में, दही में जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं, है ना, और जो वसा हम लोग कंज्यूम करते, जो हम लोग लेते हैं, उन सभी में ये सभी किसके यौगिक है बच्चे? ये सभी कार्बन के ही यौगिक है। ईंधन जैसे कि LPG, पेट्रोल, डीजल, CNG, इनमें भी क्या होता है? कार्बन के ही मात्रा ज्यादा होती है। ओके, हम लोग जो साबुन लगाते हैं, है ना, नहाते समय जो साबुन लगाते हैं, और जो डिटर्जेंट होते हैं कपड़े धोने के लिए, उन सब में भी क्या होता है बेटा? कार्बन होता है ना? तो कहीं पर भी आप देखो, वहां कार्बन की प्रेजेंस हमें मिलेगी। साफ करने वाले पदार्थ में भी कार्बन के यौगिक होते हैं। जो हम दवाइयां खाते हैं, इन दवाइयों में भी क्या होता है बेटा? इन दवाइयों में भी कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अधिकांश दवाइयां जो होती है कार्बन यौगिकों से ही बना होता है। इतनी बातें क्लियर होगी मेरे बच्चों को? चलिए, अब बेटा जो कार्बन है ना, कार्बन के दो रूप हैं। कार्बन के कितने रूप हैं? दो रूप है मुख्य रूप से। वे कौन कौन से हैं? कोई बच्चा मुझे बता सकता है वे कौन कौन से रूप हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कार्बन के अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको? हम कार्बन के अपरूप कहते हैं, ठीक है? जब एक ही तत्व के कई रूप होते हैं, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है, तो उस तत्व के इस गुण को हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कार्बन के अपरूप कहते हैं। तो इसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, जरा देख लेते हैं हम लोग। देखो, कार्बन के दो मुख्य रूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, क्रिस्टलीय रूप और अक्रिस्टलीय रूप, ठीक है? तो क्रिस्टलीय रूप में क्या क्या आते हैं? उदाहरण कौन कौन से हैं? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ठीक है? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन कार्बन के किस क्रिस्टलीय अपरूप है। अब कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप में क्या क्या आता है? चारकोल, काजल, खनिज, कोयला आदि। क्या, किसके रूप, कौन सा रूप है बेटा? अक्रिस्टलीय रूप है कार्बन के, ठीक है? तो कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूप होते हैं। अब क्रिस्टलीय रूप वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, और व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंद कोण का निर्माण करते हैं। उसे हम क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं, ठीक है? और कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप भी है। कार्बन के वह अपरूप जिनमें कोई निश्चित ज्यामिति या बंद कोण नहीं पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप, ठीक है? उसे हम कहते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। ओके, तो कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप में कार्बन परमाणुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। अक्रिस्टलीय व्यवस्था अगर हो कार्बन की, कार्बन के अपरूप की, तो कार्बन परमाणुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। वो अलग अलग प्रकार की होती है, उसकी कोई निश्चित व्यवस्था उसमें नहीं होती है, ठीक है? तो अगर ये निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, तो क्या, कैसे होता है? उसके कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे, ठीक है?
यानी कि उनमें कोई परमाणु संरचना नहीं होती, जैसे कि कोयला, चारकोल, कालिक आदि। ये सब अक्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, कार्बन के अक्रिस्टलीय रूपों के उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, कोयला, चारकोल, कालिक आदि। ओके, चलिए अब हम जरा देखते हैं जो क्रिस्टलीय रूप है कार्बन के, है ना, कार्बन के जो क्रिस्टलीय रूप है उसको जरा हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो क्रिस्टलीय रूप है बेटा, उस पे हम पढ़ेंगे हीरा और ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, हीरे के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हीरा। हीरे को हम अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, डायमंड कहते हैं। हीरे को हम कहते हैं डायमंड। चलिए, अब ये जो डायमंड होता है, ये कैसा रूप है? देखो, हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप। ठीक है, ये दक्षिण में ये दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका, रूस एवं भारत में पाया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है बेटा हीरा? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका, रूस एवं भारत में पाया जाता है। और हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है। ठीक है, तो विश्व में समस्त हीरे का लगभग, देखो, 95% कहाँ पाया जाता है बेटा? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, वहां से प्राप्त किया जाता है। तो आप सोचिए जरा, कितने हीरे वहां से प्राप्त होते होंगे, है ना। तो यानी कि पूरे विश्व के समस्त हीरों का लगभग 95% हीरा दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त होता है। और भारत में भी ये पाया जाता है। भारत में बहुत कम पाया जाता है, जैसे कि दक्षिण में गोलकुंडा के खानों में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी कुछ हीरों के खाने। ठीक है, अब हीरे की संरचना की जब हम बात करते हैं, तो हीरे में हर कार्बन परमाणु चार दूसरे परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे यहां पे देख देख सकते हो आप लोग, हर कार्बन परमाणु कैसे होता है बेटा? दूसरे चार परमाणुओं से, एक, दो, तीन, चार, है ना, चार परमाणुओं से इस तरह से ये जुड़े होते हैं। देखा आपने? ठीक है, तो ये हीरा जो है क्या होता है? हीरा आ, ये चार परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो कार्बन परमाणु के चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण, कैसी व्यवस्था होती है इसकी? चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से मजबूत होता है, यानी कि बहुत ही कठोर होता है हीरा। और ये कैसा होता है? 3 डाइमेंशनल होता है। ठीक है, तो हीरे में कैसे होता है बेटा? इसके हर कार्बन चार दूसरे परमाणुओं से, हर चार परमाणुओं से जुड़े होते हैं। और कार्बन परमाणु के चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण ही इसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत मजबूत होता है और बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, अब हीरे के गुणों की बात करें तो शुद्ध हीरा रंगीन, पारदर्शी और सबसे कठोर ठोस होता है, इनकी ठोस पदार्थ होता है, बहुत ही कठोर होता है। और ये विद्युत तथा ताप का अचालक होता है। ठीक है, विद्युत तथा ताप का अचालक होता है। बहुत ही अक्रियशील पदार्थ होती है, बहुत ही अक्रियशील पदार्थ है। इसको अगर हम बहुत गर्म करते हैं, करने पर ये जल जाता है। और केवल ये क्या बनाती है? लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनाती। ठीक है, तो बहुत अधिक गर्म करने पर जलता है और केवल कार्बन डाइऑक्साइड बनती। हीरे के उपयोग के बारे में आप बता सकते हैं बेटा मुझे? हीरे के उपयोग के बारे में बता सकते हैं आप लोग? कॉम्पोजिट स्कूल गहुरा के बच्चों ने कहा है वेरी नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा? वेरी गुड। यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है कि हीरा सबसे कठोर होता है, इसका उपयोग कांच काटने में करते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। तो पहला उपयोग देखिए बेटा, कांच काट। दूसरा देखिए, जवाहरात के रूप में। हमें ना औरतें वगैरह पहनते हैं ना डायमंड के नेकलेस, और डायमंड बोलते हैं ना कि बड़े इसके साथ बोलते हैं भाई मेरे पास एक डायमंड का ब्रेसलेट है, अंगूठी है, कान के झुमके हैं, है ना। बड़े अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं हीरे वगैरह के आभूषण पहन के। तो आभूषण के रूप में इसका बहुत उपयोग होता है। ठीक है, कांच काटने में
क्योंकि बहुत कठोर होता है, इसीलिए इसको कांच काटने में इसकी हेल्प लिया जा सकता है। जवाहरात के रूप में लेते हैं, पॉलिश करने में, चट्टानों एवं संगमरमर को काटने में। तो आप सोच सकते हैं कितना कठोर पदार्थ है ना। यस। और जो दूसरा प्रकार, यानी कि कार्बन का जो दूसरा प्रकार है, यानी कि क्रिस्टलीय प्रकार, वो है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपने कहाँ देखा है बेटा? कहीं पर देखा है क्या आपने? आपको पता है कि ये ग्रेफाइट क्या चीज होती है? आपको कुछ परिचय है इस चीज से, ग्रेफाइट से? कहीं देखा? हीरा तो हम सबको पता है, ग्रेफाइट के बारे में कुछ बता सकते हो आप लोग मुझे? ये ग्रेफाइट क्या चीज होती है? ये तो हमने मान लिया कि ये क्या होती है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है ना। तो बेटा ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट शब्द जो है वो ग्रेफोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है लिखना। क्या अर्थ है उसका? लिखना। तो बेटा आपने पेंसिल के अंदर छड़ देखी है, लेड देखी है, जिससे हम लोग लिख सकते हैं काले काले रंग की? वो किससे बनी होती है? वो ग्रेफाइट से बनी होती है। तो इस तरह के ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि उनमें कई समतल परतें होती है। तो ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है बेटा? कार्बन परमाणु इस तरह से व्यवस्थित होती है कि उसमें बहुत सारी समतल परतें होती है। और ये कैसे होती है देखिए, प्रत्येक परत पर 6 कार्बन परमाणु, ठीक है, कितने? 6, 6 कार्बन एटम्स। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं चित्र को, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप देख सकते हो, एक छल्ले के रूप में, एक रिंग के रूप में आप देख सकते हो उसको। देखा आपने? है ना। तो प्रत्येक परत पर 6 कार्बन परमाणु षटकोणीय छल्लों के रूप में। ठीक है, तो डायमंड का कैसा डायमेंशन था बेटा? जो हीरा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था आप बताइए? चतुष्कोणीय, है ना। तो इसमें यहाँ पे आप देखिए, 6 कार्बन परमाणु षटकोणीय छल्लों के रूप में व्यवस्थित होता है। छल्ले का प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो इस तरह से ये क्या बनता है? एक हेक्सागन के रूप में बनता है। एक हेक्सागन के रूप में ये क्या बनता है बेटा? एक छल्ले के रूप में, एक रिंग के रूप में हमें ये दिखाई देता है ना। क्लियर है सभी को? चलिए। और ग्रेफाइट के उपयोग की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट जो है बिजली का एक अच्छा सुचालक होता है। इसका उपयोग हम विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। कार्बन के अन्य रूपों की तरह ये भी कार्बन के साथ या फिर अन्य चीजों के साथ प्रतिक्रिया करता है। और क्या बनाता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, CO2 गैस बनाता है। तो आज जो हमने सीखा, हमने क्या सीखा बेटा? हीरा सबसे कठोर होता है, वेरी गुड। और बेटा आपने सभी जो है बहुत अच्छी तरह से आंसर दे रहे हो। आप सभी का आंसर मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के। बहुत बढ़िया तरीके से बेटा आप बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो क्लास में। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है यूपीएस भोर कला से। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बेटा तो हमने देखा कि जो हीरा है और जो ग्रेफाइट है, ये दोनों ही कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है, जिसमें हीरा है कार्बन का शुद्ध रूप है, और ये सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और भारत में भी कुछ जगहों पर ये देखने को मिलता है। हीरे की संरचना की बात हमने की कि हर कार्बन परमाणु 4 दूसरे परमाणु से जुड़े होते हैं। तो कार्बन परमाणु की ये चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण ये बहुत मजबूत होता है, बहुत कठोर होता है। शुद्ध हीरा रंगीन, पारदर्शी और सबसे कठोर होता है। विद्युत तथा ताप का अचालक होता है। ये बहुत ही अक्रियशील पदार्थ है। इसको बहुत अधिक गर्म करने पर यह जल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। हीरे का उपयोग हम कांच काटने में, जवाहरात के रूप में, पॉलिश करने में, चट्टाने और संगमरमर काटने में करते हैं। दूसरा रूप हमने जो दूसरा टाइप है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफो शब्द से लिया गया है। तो पेंसिल के अंदर वाली जो छड़ होती है वो ग्रेफाइट होती है। और इसमें कैसी होती है, जो इसकी संरचना कैसी होती है बेटा?
प्रत्येक परत पर 6 कार्बन परमाणु षटकोणीय छल्लों के रूप में व्यवस्थित होती है। छल्ले का प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 परमाणुओं से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट बिजली का अच्छा सुचालक है। इसका उपयोग विद्युत इलेक्ट्रोड में करते हैं, इसको बनाने में करते हैं, और ये कार्बन के साथ प्रतिक्रिया कर कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, तो अभी हमारा समय क्या हो गया है, डिक्टेशन का टाइम। तो हमारे बच्चों के लिए हम 5 वर्ड्स लेकर आए हैं बेटा। आप सभी तैयार रहिए अपने पेंसिल और पेपर लेकर। ठीक है, किसी का देखना नहीं है, अपने आप ही आपने लिखना है, बहुत ध्यान से लिखेंगे। पहला वर्ड लिखिए बेटा। पहला वर्ड है अपरूप। पहला वर्ड लिखिए, सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है। पहला वर्ड लिखिए अपरूप। दूसरा लिखिए क्रिस्टलीय। दूसरा लिखिए क्रिस्टलीय। आराम से लिखिए, टाइम है आपके पास। पहला वर्ड लिखा आपने अपरूप, ओके। दूसरा वर्ड, दूसरा वर्ड लिखिए क्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलीय लिख लिया। तीसरा वर्ड लिखिए यौगिक। तीसरा वर्ड लिखेंगे यौगिक। कई बच्चों का छूट गया है। पहला वर्ड अपरूप, ठीक है। पहला जो वर्ड था वो अपरूप लिखेंगे आप। दूसरा वर्ड क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय। तीसरा यौगिक। तीसरा वर्ड यौगिक। चौथा वर्ड लिखिए बेटा संरचना। चौथा वर्ड संरचना। ठीक है, और पांचवा वर्ड है हमारा समस्थानिक। पांचवा वर्ड समस्थानिक। आई होप सभी बच्चों ने लिख लिया है, किसी का कुछ छूटा नहीं है। एक और बार आपको रिपीट कर देती हूँ। अपरूप, दूसरा क्रिस्टलीय, तीसरा यौगिक, चौथा संरचना, और पांचवा वर्ड है समस्थानिक। तो बच्चों, आज का क्लास आपको कैसे लगा, आप जरूर बताइएगा मुझे। आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है तो वो भी जरूर कमेंट करके बताइए। कौन से भाग में आपको कोई डाउट आया है, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कि कोई डाउट आया है, ये जरूर आप बताइएगा। तो सभी, आप सभी के फीडबैक्स मुझे चाहिए। आप सभी तैयार रहिएगा। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में थोड़े से और बातें आपको बताएंगे इस चैप्टर में से, और हम एमसीक्यू भी लेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करें, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू।